नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजूक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त साम्राज्य में सामंत, ऑप्शन नंबर 4 शक सेना में सैनिक। तो इसका सही आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि छिद्र न्याय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भूमि को बेचना, ऑप्शन नंबर 2 भूमि को हस्तांतरित कर देना, ऑप्शन नंबर 3 भूमि को पट्टे पर देना, ऑप्शन नंबर 4 भूमि को सबसे पहले जोतने वाला अधिकारी। तो इसका सही आंसर है भूमि को सबसे पहले जोतने वाला अधिकारी भूमि छिद्रक कहलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि छिद्रम विधानम अध्याय के अनुसार भूमि छिद्र भूमि थी जिसमें कृषि नहीं हो सकती थी और ऐसी भूमि पाने वाला व्यक्ति उसका मालिक हो जाता था। यद्यपि भंडारकर के अनुसार उस भूमि में गढ़े खनिज पदार्थों और जखीरों पर राजा का अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेव मातृक भूमि क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, ऑप्शन नंबर 2 वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके, ऑप्शन नंबर 3 बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर 4 कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इसका सही आंसर है वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। मौर्य समाज में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है, वर्ष अर्थात वृत्ति का साधन। इन व्यवसायों में कृषि मुख्य था। एक अच्छे जनपद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने कहा था कि भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए, वह अदेव मातृक हो, अर्थात ऐसी भूमि हो कि उसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। मेगस्थनीज ने लिखा है कि भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य है तथा अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। चूंकि यहाँ वर्षा वर्ष में 2 बार होती है, अतः भारत में फसल 2 बार पैदा होती है। देश के प्राय समस्त मैदानों में सीलन रहती है जो भूमि को समान रूप से उपजाऊ रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण एक माप था? ऑप्शन नंबर 1 तरल वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर 2 अनाज के लिए, ऑप्शन नंबर 3 कीमती धातुओं के लिए, ऑप्शन नंबर 4 ऊंचाई के लिए। तो इसका सही आंसर है अनाज के लिए। द्रोण अनाज मापने की एक इकाई थी। इसके अतिरिक्त अनाज मापने का बाट, प्रस्थ, आडक तथा खारी था। भूमि पर राज्य तथा कृषकों दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सित्ताध्यक्ष था जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। कुछ राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को दी जाती थी। राजकीय भूमि को सित्ता कहा जाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता था। अर्थशास्त्र तथा कुछ यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य काल में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? ऑप्शन नंबर 1 नौका, ऑप्शन नंबर 2 सिक्कों को ढालना, ऑप्शन नंबर 3 राजकीय रंधनशाला, ऑप्शन नंबर 4 मापतोल। तो इसका सही आंसर है मापतोल। मौर्य प्रशासन में अनेक अध्यक्षों का विवरण प्राप्त होता है जिनको 1000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अध्यक्षों के जिम्मे कोई न कोई सरकारी विभाग होता था। अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। लक्षणाध्यक्ष राज्य की मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी होता था। रूपदर्शक सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। पोतवाध्यक्ष मापतोल अधिकारी होता था। नवाध्यक्ष जलमार्गों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? ऑप्शन नंबर 1 पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 पणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 सिताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सुन्नाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर 1 संस्थाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 लवणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 पोतवाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था, यानी राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 समाहर्ता, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारिका, ऑप्शन नंबर 3 अन्नपाल, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर है समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में समाहर्ता राजकीय कर एकत्रित करता था। उसके अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे जो अपने अपने विभाग का राजकीय कर एकत्रित करते थे और व्यापार व्यवसाय आदि का संचालन करते थे। व्यवहारिका और अन्नपाल का उल्लेख केंद्रीय शासन में नहीं मिलता, जबकि प्रतिष्ठा विषयों तथा कमिश्नरियों का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयपन किस लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 वस्तुओं को खरीदने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सामान तौलने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 भूमि नापने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 नियम बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है वस्तुएं खरीदने के लिए कार्यालयपन मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। मौर्य युग तक आते आते व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सोने के सिक्कों को निशक, चांदी के सिक्कों को कार्यालयपन या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मास्क कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के कांकनी कहे जाते थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार सिता भूमि का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन नंबर 3 जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन नंबर 4 वन्य भूमि। तो इसका सही आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार की भूमि थी। एक तो वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी, दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय होती थी उसे सिता आय या सिता भूमि कहते थे। वस्तुतः राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों, जनजातियों और केंद्रीय और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। मौर्य काल में कृषि विभाग की देखरेख सिताध्यक्ष करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 अग्रोनोमोई, ऑप्शन नंबर 2 शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 सिताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 अकराध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सिताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकोदक सनिद्रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन नंबर 1 सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन नंबर 2 कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन नंबर 3 मंदिर को गंदा करने पर, ऑप्शन नंबर 4 पीने के पानी को गंदा करने पर। तो इसका सही आंसर है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सनिरोधे, पंकोदक सनिरोधे सड़क पर कीचड़ फैलाने के दंड स्वरूप लगाया जाने वाला जुर्माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 युक्त, ऑप्शन नंबर 2 प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर 3 राजुक, ऑप्शन नंबर 4 अग्रहारिक। तो इसका सही आंसर है अग्रहारिक। मौर्य प्रशासन में युक्त राजस्व अधिकारी, प्रादेशिक प्रदेश का अधिकारी और राजुक जनपद का अधिकारी होता था। अग्रहारिक नामक अधिकारी हर्ष के शासनकाल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ऑप्शन नंबर 1 पण, ऑप्शन नंबर 2 तौल, ऑप्शन नंबर 3 काकिनी, ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका सही आंसर है पण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम इस प्रकार है: कार्यालयपन या पण या धरण। यह चांदी का बना होता था। ऑप्शन 2 नंबर है सुवर्ण, यह सोने का बना होता था। मस्क, यह तांबे का सिक्का होता था। और काकणी, यह तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्व के
निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीय संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 पल्लव, ऑप्शन नंबर 4 चोल। तो इसका सही आंसर है मौर्य। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीय संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेस एंटियोकस ने डायमैक्स नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी अंत्योक नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 चोल, चेर, पांड्य एवं पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य, ऑप्शन नंबर 3 पांड्य, सत्यपुत्र, आंध्र एवं चेर, ऑप्शन नंबर 4 है चोल, पांड्य, भोज एवं आंध्र। तो इसका सही आंसर है चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य। अशोक अपने द्वितीय अभिलेख में दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है था? ऑप्शन नंबर 1 एंटियोकस द्वितीय थियोस, ऑप्शन नंबर 2 टोलमी द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 एंटिगोनस, ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर है एंटियोकस द्वितीय थियोस। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके समकालीन 5 यवन राजाओं का नाम मिलता है जिससे उसने दूतों का आदान प्रदान किया था। इसमें सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय थियोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 कामरूप, ऑप्शन नंबर 2 कलिंग, ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है कामरूप। अशोक के साम्राज्य का निर्धारण उसके अभिलेखों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। कामरूप सुदूर पूर्व में स्थित था जो कि अशोक के साम्राज्य में नहीं था क्योंकि उसके अभिलेख पूर्व में बंगाल तक ही पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्यों से भी कामरूप पर उसके अधिकार की पुष्टि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 13वें शिलालेख से, ऑप्शन नंबर 2 शाहबाजगढ़ी अभिलेख से, ऑप्शन नंबर 3 सोपारा अभिलेख से, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मगिरी अभिलेख से। तो इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख में अशोक स्पष्ट करता है कि उसने धम्म विजय अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक, जिसमें अंत्योक नामक यवन राजा तथा 4 अन्य राजा तुरमाए, अंतिकीन, मग और अलिक सुंदर है तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी तक के राज्यों को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर उसका प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 सत्यपुत, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरल तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख करता है। यह उसके साम्राज्य के बाहर थे। इस आधार पर उसकी दक्षिणी साम्राज्य सीमा कर्नाटक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1
तृतीय मुख्य शिलालेख ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय मुख्य शिलालेख ऑप्शन नंबर 3, नौवां मुख्य शिलालेख ऑप्शन नंबर 4, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? ऑप्शन नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन नंबर 2 कोरिंथ, ऑप्शन नंबर 3 मैसिडोनिया, ऑप्शन नंबर 4 सीरिया। तो इसका सही आंसर है तुर्मे मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का शासक था। इसके अतिरिक्त अशोक के 13वें अभिलेख में समकालीन विदेशी शासकों में सीरियन के अलेक्जेंडर, सीरिया का अंतियोक, एपिरस के शासक मग एवं मैसेडोनिया के शासक अंतिकिनी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर 1 तुशास्प, ऑप्शन नंबर 2 सोविसाख, ऑप्शन नंबर 3 ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर 4 अरिकामेडु। तो इसका सही आंसर है अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर तुशास्प था। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर यवनराज तुशास्प था। सोविसाख रुद्रदामन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अभय, ऑप्शन नंबर 2 पंकडुक, ऑप्शन नंबर 3 तिस, ऑप्शन नंबर 4 मुटसिव। तो इसका सही आंसर है तिस। अशोक का समकालीन सिंहल श्रीलंका नरेश तिस था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु लंका भेजा था। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली। महेंद्र ने वहां के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर अपने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहां से शासन कर रहा था? ऑप्शन नंबर 1 मिस्र, ऑप्शन नंबर 2 सीरिया, ऑप्शन नंबर 3 मकदूनिया, ऑप्शन नंबर 4 एंथेक्स। तो इसका सही आंसर है सीरिया। यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ जो सीरिया का शासक था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्टीरिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस को, जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आ टकराया। हालांकि किसी भी स्रोत से दोनों के बीच युद्ध का कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन दोनों के बीच संधि तथा वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? ऑप्शन नंबर 1 एंटियोकस द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 एंटीगोन गोंटास, ऑप्शन नंबर 3 मगस, ऑप्शन नंबर 4 टोलमी द्वितीय। तो इसका सही आंसर है एंटीगोन गोंटास। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोंटास। अन्य 4 नरेश थे सीरिया का एंतियोक, मिस्र का टोलमी, मग का एपिरस और सीरिया का अलेक्जेंडर। इनके नाम 13वें प्रथम शिलालेख में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मैगिस्थनीज के स्थान पर कौन आया? ऑप्शन नंबर 1 डायोडोरस, ऑप्शन नंबर 2 एरियन, ऑप्शन नंबर 3 डायोनीसियस, ऑप्शन नंबर 4 डायमैक्स। तो इसका सही आंसर है डायमैक्स। मौर्य शासक बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा।
स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमैक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि राजदूत बिंदुसार के समय आया था या अशोक के समय आया था, क्योंकि मिस्री शासक इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ऑप्शन नंबर 1 मैकियावली, ऑप्शन नंबर 2 मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 3 डायमैक्स, ऑप्शन नंबर 4 एंटियोकस प्रथम। तो इसका सही आंसर है डायमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन नंबर 1 एथेनियस, ऑप्शन नंबर 2 डायमैक्स, ऑप्शन नंबर 3 डायोनिसियस, ऑप्शन नंबर 4 हेंगेसेंडर। तो इसका सही आंसर है डायमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत डायमैक्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 साइरेन, ऑप्शन नंबर 2 मिस्र, ऑप्शन नंबर 3 मकदूनिया, ऑप्शन नंबर 4 सीरिया। तो इसका सही आंसर है मिस्र। टोलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। अशोक ने इस शासक के साथ राजनय संबंध स्थापित किया था। टोलमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत और सत्यपुत को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 13वां, ऑप्शन नंबर 3 स्तंभलेख 7वां, ऑप्शन नंबर 4 लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है द्वितीय शिलालेख। अशोक के दूसरा शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत और सत्यपुत जैसे देश की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। यह सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। भंडारकर महोदय का विचार है कि चोल तथा पांड्य का उल्लेख बहुवचन में तथा सत्यपुत तथा केरलपुत का उल्लेख एकवचन में है। अतः प्रथम 2 जातियों के तथा अंतिम 2 शासकों के सूचक है। चोल राज्य में तमिलनाडु के त्रिचन्नापल्ली तथा तंजौर का क्षेत्र था और पांड्य राज्य में मदुरा, रामनाद और तथा निरुनवेली के जिले सम्मिलित थे। केरलपुत राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था। सत्यपुत की पहचान संदिग्ध है। ताम्रपर्णिक से तात्पर्य लंका से है। इस सभी के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। इससे स्पष्ट है कि धूर दक्षिण के भाग को छोड़कर जो चोल, पांड्य, सत्यपुत तथा केरलपुत के अधिकार में था, संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में या किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 7वां स्तंभलेख, ऑप्शन नंबर 4 प्रथम लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है 13वां शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। दूसरे एवं 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। इसमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी यानी लंका बताए गए हैं। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। एंटियोक यानी सीरिया नरेश, तुर्मे मिस्र नरेश, अंतिकिनी मैसेडोनियन राजा, मग एपिरस तथा अलिक सुंदर सिरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण किया। ऐसा संकेत मिलता है कि युद्ध में सेल्यूकस चंद्रगुप्त से पराजित हुआ।
फलस्वरूप चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई जिसकी निम्न शर्तें थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोशिया यानी कंधार और पेनिसेडाई यानी काबुल का प्रांत तथा एरिया यानी हेरात एवं जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त को देना पड़ा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस विषय में यूनानी साक्ष्य मौन है और न ही भारतीय साक्ष्यों में से भी इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। केवल बाद के साहित्यिक साक्ष्यों में चंद्रगुप्त की यूनानी रानी का विवरण मिलता है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपने एक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 500 युद्धक हाथी, ऑप्शन नंबर 2 1000 अश्व, ऑप्शन नंबर 3 2000 बैल, ऑप्शन नंबर 4 4000 गाय। तो इसका सही आंसर है 500 युद्धक हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। ऑप्शन नंबर 3 मेगस्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो इसका सही आंसर है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। यह विवादास्पद है क्योंकि इसमें इसका कहीं भी लगभग साक्ष्य नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया किस स्थान का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 मिस्र और क्रेट, ऑप्शन नंबर 2 मैकेडोनिया, ऑप्शन नंबर 3 सीरिया और बेबीलोन, ऑप्शन नंबर 4 ग्रीस और थेरस। तो इसका सही आंसर है सीरिया और बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग भी अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कामसूत्र, ऑप्शन नंबर 2 मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र नीति, ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसमें उसने मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का विशद वर्णन किया है। इस पुस्तक में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन नंबर 1 भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 राजा जनक। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्महिर, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4 विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रिय और शूद्र, ऑप्शन नंबर 3 क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, ऑप्शन नंबर 4 क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्राह्मण। ये चारों ही वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण अर्थात चारों वर्णों के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कारण संभवतः जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। सैनिक भर्ती के लिए भारतवर्ष का पश्चिमी प्रदेश अधिक सुविधाजनक था। यहाँ अनेक आयुधजीवी जातियां रहती थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी प्रदेश के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, राजा सर्वशक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर 2, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो इसका सही आंसर है राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए, यह कथन असत्य है। कौटिल्य राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित सहित सम्राट सहित अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल तथा मित्र को स्पष्ट उल्लेख करता है। वह मंत्रिपरिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1, जनपद। ऑप्शन नंबर 2, दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3, मित्र। ऑप्शन नंबर 4, कोश। तो इसका सही आंसर है मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित है: स्वामी, अमात्य, कोश, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्टित करता है। ऑप्शन नंबर 2, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 3, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है राजा, राज्य एवं राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि है। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में तो चर्चा है, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर 1, कालिदास का मालविकाग्निमित्र। ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 3, वात्सायन का कामसूत्र। ऑप्शन नंबर 4, तिरुवल्लुपुर का तिरुकल्लुकुरल। तो इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तथा कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक संबंध। ऑप्शन नंबर 2, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3, विदेश नीति। ऑप्शन नंबर 4, धन संचय। ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल है इसकी। मौर्य युगीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। 15 अधिकरणों यानी 15 भाग है इसके, 180 प्रकरण यानी उपभाग है और 6000 श्लोकों में रचित अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों, विदेश नीतियों तथा शासन कला के सिद्धांतों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें राज्य को 7 तत्वों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र से निर्मित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक। ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर 4 है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका सही आंसर है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक जीवन। ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक जीवन। ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक जीवन। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां या राजनीतिक जीवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के डलवाने वाले अधिकारी की संख्या थी। ऑप्शन नंबर 1, लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2, पोतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3, रूपदर्शक। ऑप्शन नंबर 4, संग्रहीता। तो इसका सही आंसर है लक्षणाध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जो विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे काम करते थे। इनमें लक्षणाध्यक्ष मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष था, जो कि सिक्के जारी करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 वित्तीय प्रशासन से, ऑप्शन नंबर 2 गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 3 न्याय प्रशासन से, ऑप्शन नंबर 4 कर व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर है गुप्तचर व्यवस्था से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में संस्था गुप्तचर के लिए आया है। गुप्तचर विभाग का एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिससे महाअमात्य सर्प कहा गया जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इस विभाग में वे पुरुष नियुक्त किए जाते थे, जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से कर ली जाती थी। पूरे समाज में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। वे अनेक प्रकार के छद्म वेशों में भ्रमण किया करते थे तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थानों में भ्रमण करने वाले। पुरुषों को के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी करती थी। अर्थशास्त्र में पता चलता है कि वे स्वयं भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 गुप्तचर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 व्यापार मार्ग, ऑप्शन नंबर 3 कृषि पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है व्यापार मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अर्थशास्त्र के कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 14, ऑप्शन नंबर 4 15। तो इसका सही आंसर है 15। पुराणों में कौटिल्य को द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष तथा मित्र के रूप में उसके स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 16, ऑप्शन नंबर 2 17, ऑप्शन नंबर 3 18, ऑप्शन नंबर 4 19। तो इसका सही आंसर है 18। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 मंत्री और पुरोहित, और नंबर 2 समाहर्ता, नंबर 3 सन्निधाता, नंबर 4 सेनापति, नंबर 5 युवराज, नंबर 6 प्रदेष्टा, नंबर 7 नायक, नंबर 8 कर्मांतिक, नंबर 9 व्यवहारिक, नंबर 10 मंत्री परिषदाध्यक्ष, नंबर 11 दंडपाल, नंबर 12 अनंतपाल, नंबर 13 दुर्गपाल, नंबर 14 नागरिक, नंबर 15 है प्रशास्ता, नंबर 16 द्वारिक, नंबर 17 अंतर्वशिक, नंबर 18 आठविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और अधिकार किया। ऑप्शन नंबर 1 जस्टिन, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर 3 प्लूटार्क, नंबर 4 है डिमेक्स। तो इसका सही आंसर है प्लूटार्क। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का ही श्रेय नहीं है, वरन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। महावंश में कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया। प्लिनी ने, जिसका वृत्तांत मेगस्थनीज की इंडिका पर आधारित है, लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है, पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। इसकी पुष्टि शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। नंबर 1 विलियम जोन्स, नंबर 2 है वी सेम्थ, नंबर 3 आर के मुखर्जी, नंबर 4 है DR भंडारकर। तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस,
ओनेसिक्रिट्स व अरिस्टोबुल्स आदि यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण उपलब्ध होते हैं। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? ऑप्शन नंबर 1 DR भंडारकर, ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 3 RP चंदा, ऑप्शन नंबर 4 विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? ऑप्शन नंबर 1 फ्लिंट, ऑप्शन नंबर 2 VS सिम्थ, ऑप्शन नंबर 3 RC मजूमदार, ऑप्शन नंबर 4 है राधा कुमुद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है फ्लिंट ने। इतिहासकार फ्लिंट अशोक के धर्म को राजधर्म मानते हैं, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी ने धर्म को सभी धर्मों की साझा संपत्ति बताया है। वे सिम्थ जैसे विद्वान भी इसी मत को मानते हैं एवं धर्म को सभी धर्मों का सार मानते हैं। DR भंडारकर धर्म को उपास्य के बौद्ध धर्म से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट, यूनानी लेखकों में किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 दशरथ। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रो कैंडिज कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। यह उसकी उपाधि थी। जैन ग्रंथ उसे सिंहासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 वर्धन, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो इसका सही आंसर है मौर्य। सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 देवनागरी, ऑप्शन नंबर 3 शारदा, ऑप्शन नंबर 4 खरोष्टी। तो इसका सही आंसर है खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिन नाम से उल्लेख हुआ है वह है नंबर 1 चक्रवर्ती, नंबर 2 धर्मदेव, नंबर 3 धर्मकीर्ति, नंबर 4 है प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास के अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक के अशोकवर्धन नाम का उल्लेख मिलता है। इन उपाधियों से उसकी महत्ता सूचित होती है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 विशाली। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। दिव्य वदान से पता चलता है कि तक्षशिला के निवासियों ने स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अशोक द्वारा वहां जाने पर उन्होंने कहा कि वे सम्राट के विरुद्ध नहीं है, किंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में उल्लेखित संपत्ति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 3 विदिशा, ऑप्शन नंबर 4 श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर है उज्जैन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार संप्रति अशोक का पौत्र एवं जैन धर्म का अनुयायी था। उसको सुहस्तेन ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। उसको पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन से भी शासन करते लेखबद्ध किया गया है। यद्यपि इस साहित्यिक स्रोत की पुष्टि करने वाला कोई अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 10। तो इसका सही आंसर है 4। बुद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में 4 महानगरों कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरपारक बंदरगाह कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 चंपा, ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर 3 अप्रांत, ऑप्शन नंबर 4 मालाबार। तो इसका सही आंसर है अप्रांत। सुरपारक बंदरगाह अप्रांत में स्थित था। महाराष्ट्र प्रांत का उत्तरी कोंकण क्षेत्र इसके अंतर्गत था। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महावंश के अनुसार अशोक ने धर्म रक्षित को यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। यहाँ पर अप्रांत से तात्पर्य पश्चिमी प्रदेशों से है। महाभारत में अप्रांत को परशुराम की भूमि बताया गया है। नासिक लेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अप्रांत की विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोपारा कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र में स्थित प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन कनिष्क के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, नंबर 3 धन्वंतरी, शंकु और अमर सिंह, नंबर 4 है ह्वेनसांग, बाणभट्ट, दिवाकर मिश्र। तो इसका सही आंसर है अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र। कनिष्क कला और विद्वता को आश्रयदाता था। इसके दरबार में अशोक घोष, नागार्जुन और वसुमित्र निवास करते थे। अशोक घोष यह महान साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं की तुलना महान मिल्टन, गेटे, कांट एवं वोल्टेयर से की गई है। इन्होंने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना की। नागार्जुन एक दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र की रचना की। इनके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में चरक संहिता का लेखक चरक भी रहता था। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का धर्म, ऑप्शन नंबर 2 सेना में कमी कर देना, ऑप्शन नंबर 3 अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, नंबर 4 केंद्रीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर है अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल हो जाना। मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धम्म नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना। धम्म के प्रभाव के कारण ही अशोक ने सेना में कमी कर दी। कुछ विद्वान प्रशासन के अतिशय केंद्रीकरण को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, जबकि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना था, जो समय के अनुसार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। मौर्य युग के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और शासन के अंतिम दिनों में वह अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? ऑप्शन नंबर 1 गिरनार, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 श्रवणबेलगोला। तो इसका सही आंसर है श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? ऑप्शन नंबर 1 खरोष्टी, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी, नंबर 3 पर है देवप्रिय, नंबर 4 है पाली। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्टी तथा अरेमाइक लिपियों में अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन वे संख्या में कम है और देश के पश्चिमोत्तर भागों में पाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 शिवाजी। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में सब मनु हसे मम प्रजा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है
का आदर्श स्थापित किया। उसका धम्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। अकबर ने 1582 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह में के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की, जो केसरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित है। रणजीत सिंह सिख खालसा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 यानी 8,400 स्तूप बनवाए। सांची एवं भरूच के स्तूपों का मूल रूप से निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर विदिशा के समीप स्थित है। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल रायलेट ने की थी। यहाँ एक बड़ा और 2 छोटे स्तूप है। यह स्तूप ईंटों का बना है जिसमें लकड़ी की बाड़ थी। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमरावती, ऑप्शन नंबर 2 बरहूत, ऑप्शन नंबर 3 सांची, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। तो इसका सही आंसर है सांची। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन नंबर 1 पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन नंबर 2 मुहरों पर, ऑप्शन नंबर 3 स्तंभों पर, ऑप्शन नंबर 4 सिक्कों पर। तो इसका सही आंसर है स्तंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है यानी बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन नंबर 1 कपिलवस्तु का, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर 3 श्रावस्ती का, ऑप्शन नंबर 4 विशाली का। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थल मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्भरहार एवं बुलंदीबाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया वह था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। गुजरात में गिरनार के निकट अत्यंत प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था, जबकि अशोक के समय में राज्यपाल तुषास्प द्वारा इस झील में से सहायक नहरें निकाली गई थी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने केवल एक अयोग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में परमदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। इस लेख में प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 वैश्य पुष्यगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 यवन तुषास्प। तो इसका सही आंसर है वैश्य पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 नंद, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 सातवाहन, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त। तो इसका सही आंसर है मौर्य। मौर्यों के शासनकाल में भारतवर्ष का सीमा विस्तार हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक और पूर्व से बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपारांत तक अर्थात अरब सागर तक था। इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहते थे, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है: महाबलो बहि विजिते महते ही विजय। सब पुठ्य विम सर्व पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लंबावित होने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 2 आजीविक, ऑप्शन नंबर 3 श्वेतांबर जैन, ऑप्शन नंबर 4 दिगंबर जैन। तो इसका सही आंसर है आजीविक।
यद्यपि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मानुयायी था, तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी भी दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति अनादर का या ऐसे सुनता नहीं प्रदर्शित की। उसने बराबर यानी गया जिला पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं निर्मित करवाई। अशोक कालीन बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा करण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा द्वितीय का 19वें वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। शिशुपालगढ़ उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। वहाँ प्राचीन अवशेषों के समीप ही शिशुपालगढ़ नामक गांव है। यहाँ का प्रथम काल 300 से 200 ईसा पूर्व आंका गया है। द्वितीय तथा तृतीय काल क्रमशः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तथा 200 ईस्वी से 350 ईस्वी तक माना गया है। शिशुपालगढ़ में से 3 मील दूर धौली नामक स्थान है जो अशोक के शिलालेख के कारण प्रख्यात है। शिशुपालगढ़ से 6 मील की दूरी पर ही हाथी गुम्फा से राजा खारवेल का लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर 1 महाकश्यप, ऑप्शन नंबर 2 रेवत स्थविर, नंबर 3 है मोगलीपुत्तीस, नंबर 4 है वसुमित्र। तो इसका सही आंसर है मोगलीपुत्तीस। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तीस ने की। इस संगीति के दौरान ही मोगलीपुत्तीस ने कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन किया जो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का नए सिरे से विभाजन किया गया तथा इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसमें धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इस संगीति के बाद बुद्ध की शिक्षाओं के 3 भाग हो गए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन्हें त्रिपिटक की संख्या दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ऑप्शन नंबर 1 केवल ब्राह्मणों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए, नंबर 3 ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए, नंबर 4 है ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। एक जातक में उल्लेखित है कि एक आचार्य से 103 विद्यार्थी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के साथ साथ दर्जी और मछली मारने वाले निम्न जाति के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो उस युग की जाति व्यवस्था के लचीलेपन की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में दंड विधान थे? ऑप्शन नंबर 1 कठोर, काफी कठोर, ऑप्शन नंबर 2 अत्यंत नरम, ऑप्शन नंबर 3 काफी लचीले, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है काफी कठोर। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। सामान्यतः अपराधों में आर्थिक जुर्माने देने होते थे। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों की अंगक्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था, यानी कारीगरों की अंगक्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहां जल, अग्नि तथा विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हाथी, अश्व, वृष और सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हाथी, वृष, सिंह, अश्व, ऑप्शन नंबर 3 सिंह, वृषभ, अश्व, हाथी, ऑप्शन नंबर 4 है अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ। तो इसका सही आंसर अश्व, सिंह, हाथी और वृष। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष का निर्माण करवाया। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं तथा चारों दिशाओं में की ओर मुँह किए बैठे हैं, दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तिष्क पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। इसी पर अश्व, सिंह, हाथी, वृष की आकृति उत्कीर्ण है जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने के स्वप्न और विचार का, बैल उनके जन्म का, अश्व गृह त्याग का तथा सिंह सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू तथा जैन धर्म परंपरा में भी इन चारों पशुओं को मांगलिक द्रव्यों में स्थान दिया गया है।
बौद्ध परंपरा में ये चारों पशु ब्राह्मण के प्रतीक अनवत्स सरोवर जिनमें बुद्ध ने स्नान किया था के चारों द्वारों के रक्षक कहे गए हैं, जहां से 4 महादानियों प्रत्येक पशु का संबंध एक एक चक्र से है। चक्र प्राण रूपी पुरुष है। इस प्रकार प्रत्येक युगम पुरुष पशु का प्रतीक है। प्रथम देवी शक्ति का, द्वितीय भौतिक तत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला, उज्जैनी एवं जूनागढ़। ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, तोसली एवं सोपरा। ऑप्शन नंबर 4 उज्जैनी, बथुरा एवं येरागुड़ी। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। उसके अभिलेखों में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंतीरठ, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, नंबर 5 पर प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार तथा आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली एवं उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गई थी। दिव्यावधान से पता चलता है कि अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिष्य को उपराजा नियुक्त किया था, जिसके भिक्षु हो जाने पर अशोक का पुत्र महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ। संभवतः उपराजा का पद प्रधानमंत्री जैसा होता था। अंतः अन्य प्रांतों में दूसरे उच्च अधिकारी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। इन पदों पर नियुक्ति बिना किसी जाति अथवा धर्म के भेदभाव से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक। ऑप्शन नंबर 2 पुष्यमित्र सोंग। ऑप्शन नंबर 3 हर्ष। ऑप्शन नंबर 4 संशाक। तो इसका सही आंसर है अशोक। सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चेतावनी देता है। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिरस्थायी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर 1 दिव्यावधान। ऑप्शन नंबर 2 महावंश। ऑप्शन नंबर 3 दीपवंश। ऑप्शन नंबर 4 राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया। दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी मिलता है। सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश या महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले साथियों पीछे क्वेश्चन आया तो उसके अंदर 8400 बोला था मैंने, 8,400, तो वो 84,000 है, उसके लिए क्षमा याचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? ऑप्शन नंबर 1 चंपा। ऑप्शन नंबर 2 गिरनार। ऑप्शन नंबर 3 सुवर्णगिरी। ऑप्शन नंबर 4 तोसली। तो इसका सही आंसर है तोसली। मौर्य काल का विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। अशोक के अभिलेख में कुछ प्रांतों की जानकारी प्राप्त होती है। उदीच्य उत्तरापथ इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरठ इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग यहाँ की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ इसमें दक्षिण भारत का प्रदेश शामिल था। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राच्य यह पूर्वी भारत का क्षेत्र था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन। ऑप्शन नंबर 3 नालंदा। ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ का प्राचार्य शीलभद्र था। यह बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ गणित,
विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, ज्योतिष जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन भी किया जाता था। कौशल का राजा प्रसेनजित भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुका था। बिंबिसार के राजवेद जीवक ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर 1 ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर 2 कावेरीपट्टन, ऑप्शन नंबर 3 बंबई, ऑप्शन नंबर 4 भारूकच्छ। तो इसका सही आंसर है भारूकच्छ। मौर्यकालीन पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह भारूकच्छ गुजरात एवं सोपारा महाराष्ट्र और पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर 1 प्लिनी, ऑप्शन नंबर 2 जस्टिन, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर 4 मैगस्थनीज। तो इसका सही आंसर है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त था। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से हुई। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध चैत्य हेतु, ऑप्शन नंबर 2 फारसी सिखों के कारण, ऑप्शन नंबर 3 अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन नंबर 4 गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो इसका सही आंसर है अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों पर मिले हैं, जिसमें कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त हुआ, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, गिरनार जूनागढ़ के समीप गुजरात, धौली पुरी उड़ीसा, जोगढ़ गंजाम उड़ीसा, एररगुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश तथा सोपारा थाना महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 फारसी सिक्कों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 अशोक के शिलालेख के लिए और ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध चैत्यों के लिए। तो इसका सही आंसर अशोक के शिलालेख के लिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर तथा भारतीयों को यूनानियों की दास्ता से मुक्ति दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।